हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आशुतोष निगम और मैं एक टेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर अभी काम कर रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम जो है काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को लाऊं और आज हमारे साथ हम एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल को पूरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि इसमें क्या काम होता है और जो अभी नए एस्पिरेंट जो एसएससी दे के आना चाहते हैं 2022 में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हैं और जो आगे भी एग्जाम अभी 2023 का फॉर्म भी आ गया है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट में होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्या उन्हें वो प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कुल मिला के काम क्या होता है, आज हम उसको अच्छे से जानेंगे। तो हमारे साथ सर मौजूद है जो अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले सर का नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम और आपकी जो आप जिस सीजीएल बैच से आए थे वो बताइए। थैंक यू आशुतोष जी। मेरा नाम शिम्बू कुमावत है और 2016 बैच से मैं हूँ। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। एंड 2016 बैच से फिर मैंने 2016 बैच से फाइट किया और उसके बाद 2018 में मेरा डिपार्टमेंट में आना हुआ। और मैं बेसिकली राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर पोस्ट पे एमपीसीजी जोन में छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई। वहाँ पर मैंने 4.5 साल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर काम किया। फर्दर वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होकर मैं आज प्रेजेंट रतलाम रीजन में यहाँ इंस्पेक्टर पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा, तो सर मतलब आपको करीबन 5 साल हो चुका है डिपार्टमेंट में, 2018 से 2023 अगर देखा जाए तो। जी, ठीक है, 16 बैच से आप थे। यस। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब उस समय जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो 16 की एग्जाम हुई थी, मतलब 2 सालों का कुछ ड्यूरेशन आपको हुआ था और आपने ज्वाइन कर लिया था। अभी कुछ पिछले कुछ सालों से काफी टाइम लग रहा था, जैसे कि 19 और 18 की बैच देखा जाए तो एग्जाम कब होती थी और फिर सिलेक्शन 3-4 साल लग जाते थे। हालांकि उस समय, अब तो फास्ट हो गया है, अब तो जल्दी हो रही है, बट बीच में थोड़ा सा स्लो आया था। तो आपकी जब एग्जाम निकली थी उसके बाद आपने ज्वाइन किया था, तो आपका ट्रेनिंग का क्या हुआ था? आपने ज्वाइन करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी गई या ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया? और वो ट्रेनिंग क्या ऑनलाइन हुई थी या ऑफलाइन हुई थी, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए आप। आशुतोष जी, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं 2016 बैच से मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। और 2016 बैच में भी जब हमारी एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुई थी, उससे पहले 2015 बैचेस जो उससे पहले थे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होती थी। तो मैं जब 2016 में मैंने एग्ज़ाम दी थी तो वो ऑनलाइन फॉर्म प्लेटफॉर्म के हिसाब से हुई थी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम थी। तो उस टाइम पे भी शायद एक दो पारियों के पेपर कैंसिल हुए थे। और फिर लेटर फर्दर कुछ जो मेंस के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें मैटर कोर्ट में भी गया था। तो उस टाइम भी हमारे मोर और लेस 2 इयर्स लग गए थे हमको। तो फिर उसमें थोड़ा सा डिपार्टमेंट ने भी थोड़ा सा उसको जल्दी करके 2018 में हमको जॉइनिंग देना स्टार्ट किया। तो मई जून जुलाई के हिसाब से सबको करीब करीब हर रीजन में सबको जॉइनिंग मिल गई थी। और मेरे को जैसे कि अगस्त जो 2018 में मेरे को जॉइनिंग मिली थी। तो मैं रायपुर जब ज्वाइन करने गया था तो वहाँ के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में मैं खाली 2 दिन रहा था। थर्ड डे मेरा वहाँ भोपाल जो हमारा सेंटर है ट्रेनिंग का, DTRTI बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर मेरे मेरे को लेटर आया कि आपको ट्रेनिंग करने जाना है। और तो वो ट्रेनिंग होती है, इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, 90 वर्किंग डेज। तो वो मोर और लेस करीब करीब 100 डेज के आसपास हो जाती है। तो वो 3 महीने की ट्रेनिंग मैंने भोपाल में करी थी। और भोपाल में जब ट्रेनिंग करी थी तो 23 के लगभग हमारे कैंडिडेट भोपाल रीजन से थे और 23 के लगभग ही कैंडिडेट नागपुर रीजन से थे। नागपुर रीजन और हमारे भोपाल रीजन से मिला के करीब 46 कैंडिडेट्स थे। और 3 महीने की हमने फुल फ्लेज जो ट्रेनिंग करी थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। सो सर, सीजीएल के थ्रू आईटीआई के अलावा आपको कौन सी ऐसी जॉब है जो आप, अगर आपको मौका मिलता तो आप प्रेफर करते हैं, या आप आईटीआई को ही अच्छी मानते हैं? तो अगर मतलब लोग अगर कंफ्यूज है एस्पिरेंट्स कि यार कौन सी जॉब प्रेफर करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए आशुतोष जी, सीजीएल के अंदर वैसे तो 30 डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट ग्रेड पे एंड डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आपको जॉब्स मिलती है। पर जब शुरुआत से मैंने तैयारी स्टार्ट करना चालू किया था
तब मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं था। फिर लेटर जब मैंने मेरी प्री मेंस और जो रिटन एग्ज़ाम थे उनके बेसिस पे मैंने इसको चूज़ किया कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। और बाकी डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारी बाकी और अदर डिपार्टमेंट्स में जैसे ईडी है, एक्साइज है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, दिल्ली के अंदर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स प्रोफाइल्स और जॉब प्रोफाइल हैं जिनको आप अपने प्रायोरिटी के आधार पर आप चूज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा है कि कुल मिला के आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अगर आपको वर्कलोड, आपको जैसे कि केसेस सॉल्व करना पसंद है, इन्वेस्टिगेशन करना पसंद है, तो आप सीबीआई एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है वो ले सकते हैं, ईडी में एईओ की पोस्ट ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का आपको शांति चाहिए कि ऑफिस 9 to 6 जाऊं मैं और आ जाऊं, वो वाला सीन चाहिए तो आप एएसओ की पोस्ट ले सकते हैं। आपको दोनों काम चाहिए तो आप ऐसा काम चाहिए कि यार मेरे को डेस्क जॉब भी मिले और फील्ड में भी एक्सपीरियंस मिले और मेरे को एक्सपीरियंस मिले कि बिजनेस कैसे काम करते हैं, तो आप आईटी इनकम टैक्स में आ सकते हैं, इससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। उसके बाद सर में जो आईटीआई का लोगों में रहता है कि इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल का सीन क्या रहता है, लोग बोलते हैं कि यार क्या है मतलब, पर कुल मिला के बात ये होती है कि जहां तक मैं भी अभी टैक्स असिस्टेंट की मैंने जितना देखा है कि पोस्ट पर हूं, तो कि सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस डिपेंड, आपके सेक्शन कौन सा, आप किस सेक्शन में है, आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना और जॉब प्रोफाइल क्या है। तो उसके बारे में कुछ आप ओवरव्यू दीजिए कि क्या जॉब प्रोफाइल रहती है और क्या काम रहता है आईटीआई का। आशुतोष जी, जैसे कि मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट में आने के बाद मैंने जाना कि डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। तो आप जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल फर्म या कंपनी जब कोई अपनी इनकम जनरेट करती है तो उस इनकम पे एक बहुत सारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक्ट है तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस लगते हैं कि आपकी इनकम किस टाइप की है। आपकी इनकम हाउस से रिलेटेड है, आपकी इनकम एग्रीकल्चरल है, आपकी इनकम सैलरी से है, आपकी इनकम बिजनेस से है, या फिर कोई अन्य अदर सोर्सेज है, कोई लॉटरी से आपने जीती है। तो इन सारी इनकम्स पे बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस डिपार्टमेंट में लगते हैं। और कुछ इनकम आपकी एग्जेम्प्ट होती है, कुछ इनकम आपकी उस पे अलग स्लैब्स लगते हैं, अलग रेट से वो टैक्स उसको अलग रेट से टैक्स किया जाता है। कुछ इनकम्स पे आपको मान लीजिए एग्जाम्शन लेना है तो आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं। कुछ इनकम पे आपने इनकम जनरेट करी है तो उस पे आपको पहले ही टैक्स दे देना होता है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शंस हैं। टीडीएस का सेक्शन होता है डिपार्टमेंट में एग्जाम्शन का सेक्शन होता है। डिपार्टमेंट के अंदर जो पूरे देश भर से जो रिटर्न फाइल होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में असेसमेंट किया जाता है उनका, कि उनके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है, उनके अंदर कोई किस तरीके की चीज़ कोई मिसिंग है या फिर किस तरीके के इनकम्स डाली गई है, कौन से एग्जाम्शंस लिए गए हैं, कौन से सेक्शंस के तहत एग्जाम्शंस लिए गए हैं। तो असेसमेंट होता है उसका। डिपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग होती है जो कि आपके रिटर्न जो प्रोसेस होती है या जो रिटर्न फाइल की जाती है उनके अलावा जो अदर मीन्स है, डिपार्टमेंट के जो इन्वेस्टिगेटिंग टूल है उनके द्वारा आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके जो इनकम एस्केप हुई है फ्रॉम द टैक्सेशन, उसको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाना। तो ये बहुत सारे सेक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर जो कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे, डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कल्चर के अंदर आपको पता चलेगा। ऐसा है कि सेक्शंस बटे हुए हैं और कुछ कुछ सेक्शंस में आपको, जैसे सर इन्वेस्टिगेशन विंग में रह के आए तो वहां पर थोड़ा वर्कलोड आपको हेवी मिलेगा, और सर अभी जहां पर है वहां पर थोड़ा वर्कलोड कंपैरेटिवली कम है। तो डिपेंड करता है सेक्शन टू सेक्शन क्या आपकी वर्क प्रोफाइल है, मतलब सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या, जैसे सर ने बताया कि अगर टीडीएस का सेक्शन है तो वहां पे आपको उस रिलेटेड काम देखना पड़ेगा। सर आपके हिसाब से कोई ऐसा सेक्शन जिसमें आपको लगता हो कि यार यहाँ पे सबसे कम वर्कलोड है डिपार्टमेंट में, और उस सेक्शन में रहकर जैसे कोई बंदा अगर चाह रहा है कि यार मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है और अगर उसको इन्वेस्टिगेशन विंग मिल गया तो सोचता है कि यार मतलब कितने चांसेस रहते हैं कि हेवी वर्कलोड वाला आपको, जैसे विंग का आप बोल रहे हो, तो वो उसको मिल जाएगा यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले को, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा फिर वहां पर। तो उसका मतलब डाउट रहता है कि यार मतलब मैं अगर आ गया मैं आईटीआई लेके तो मैं क्या कर पाऊंगा प्रिपरेशन या नहीं कर पाऊंगा, तो इसका कुछ सिनेरियो क्या रहेगा आपके हिसाब से, आपका क्या टेक है इस पे। आशुतोष जी, डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आपको पता है कि नॉर्मल जो वर्क टाइम होता है वो 8 आवर्स का है। बाकी तो आपके 16 घंटे जो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर आप जैसे मान लीजिए आप स्टडी भी मैनेज कर सकते हैं। एंड यूपीएससी करने वालों के लिए भी मेरे हिसाब से 16 घंटे के अंदर आपको काफ़ी एनफ टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। और डिपार्टमेंट से ऐसे एग्जांपल्स भी निकले जिन्होंने आईटीआई पोस्ट या फिर डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए यूपीएससी को क्लियर किया है।
हाँ, फिर भी लेकिन कुछ जैसे डिपार्टमेंट के कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है डिपार्टमेंट का, जैसे मान लीजिए मार्च मंथ है या फिर कुछ टाइम बारिंग केसेस होते हैं, उनको निपटाने के लिए आपको ओवर द टाइम लग के आपको काम करना पड़ता तो दोस्तों ऐसा है कि कुल मिला के अगर आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी। आपका टाइम मैनेजमेंट का कैलिबर होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि इतना वर्कलोड होगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। आप ऑफिस के अंदर भी अगर आपको टाइम निकालना आता है तो आप निकाल के पढ़ सकते हैं। बट कुछ कुछ टाइम ऐसा, जैसे सर ने बताया कि टाइम बारिंग और कुछ मंथ ऐसे होंगे जिसमें आपको वर्कलोड थोड़ा सा रहेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा इशू आ सकता है। बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल सर ने बताया है कि कुछ है एग्जाम्पल ऐसे जो जिन्होंने निकाली है डिपार्टमेंट में रहकर यूपीएससी भी। तो अगर आप वो सोच के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। सर अब मैं पूछना चाहूंगा कि ट्रांसफर का सिनेरियो क्या है डिपार्टमेंट में। मतलब जोन अगर किसी को चेंज कराना है तो वहां पे है कि नहीं, ट्रांसफर होते हैं कि नहीं, और जोन के अंदर भी अगर वो चाहता है बंदा कि यार मेरे को सिटी से ट्रांसफर करना है तो क्या वहाँ सिनेरियो है। और प्लस तीसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा उसके होम पोस्टिंग मतलब उसको मिल जाती है, वो सोचता है कि यार मेरे को मिल जाएगी, होम जोन मिल जाएगा, होम पोस्टिंग मिल जाएगी, तो वो लाइफ टाइम वहां पे उस पार्टिकुलर पोस्ट पे उस स्टेशन पे कितने टाइम तक रह सकता है। है। देखिए आशुतोष जी, इसमें ऐसा है, प्रेजेंट अभी डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, 18 जोन्स है। तो जोन एक जोन से दूसरे जोन के अंदर तो ट्रांसफर 2019 से बंद है, क्योंकि उससे पहले डिपार्टमेंट में चालू था, परंतु अभी नहीं है वो व्यवस्था। और जोन के अंदर आपको अगर एक एक जोन में, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जोन है, उसके अंदर में एक सिटी इंदौर से आपको भोपाल चेंज करना है या भोपाल से आपको रायपुर चेंज करना है, तो उसके तहत साल भर के अंदर जो डिपार्टमेंट में एजीटी एनुअल जनरल ट्रांसफर्स होते हैं, उसके अंदर आप अपनी पसंदीदा सिटी चूज कर सकते हैं, और सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एट दैट स्टेशन आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। पर्टिकुलर फिर उसमें तीसरी बात ये आती है कि अगर आपको कोई एक स्टेशन मिल गया है तो आप उस पर कितने टाइम तक रह सकते हैं। तो उसमें बड़ा अगर स्टेशंस है जिसमें बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर आप अपना अच्छा खासा टाइम 10 साल 12 साल 15 साल गुजार सकते हैं। और जो विद इन कंपेरेबली जो छोटे स्टेशंस हैं, छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ऑफिसेज होते हैं उनमें केवल एक सेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए असेसमेंट का एक। और फिर जो तीसरी बात है कि सिटीज़ में, एक सिटी में आप कितने टाइम तक रह सकते हैं, तो उसमें होता है कि जो बड़े जो ऑफिसेज होते हैं बड़ी सिटीज़ में, वहाँ पर आप अच्छा खासा टाइम अपना 10 साल 12 साल 15 साल गुजार सकते हैं। छोटी सिटीज़ में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है जिसमें कि आपको 3 साल 5 साल तक आप रह सकते हैं। बड़े स्टेशंस पे आप अच्छा खासा समय गुजार सकते हैं। सो कुल मिला के आपका अगर होम टाउन है, होम डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है वो वहाँ पे थोड़े सेक्शन ज्यादा है, तो आप अच्छे खासे साल निकाल सकते हैं। और ट्रांसफर का सीन आपको सर ने बता ही दिया कि जोन टू जोन तो बंद हो चुका है, विद इन जोन आप करवा सकते हैं, कोई इतना कुछ ज्यादा बिग वो नहीं है इशू। हर साल आपसे पूछा जाता है, हर साल आप अपना दे सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, नहीं जाना है तो वो बता सकते हैं आपको नहीं जाना है। सर अब प्रमोशन का सीन बताइए मेरे को, सिनेरियो क्या है प्रमोशन का। लोग अलग अलग अफवाहें चलती है कि आईटीआई से आप पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं, पहुंच भी चुके होते हैं, जो भी मतलब ये सीन है, तो किस हद तक सही है वो प्रमोशन का, अभी करंटली क्या सिनेरियो है और पहले क्या था, थोड़ा सा आप उसमें बताइए। देखिए, जब मैं रायपुर में था तो एक बार मैं एक हमारे ऑफिसर थे जो दिल्ली से आए थे, और वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर थे शायद 80s में। तो उसके बाद अभी जब आए थे तो वो कमिश्नर थे इनकम टैक्स में। तो पुराने समय में जो इंस्पेक्टर, जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर आते थे, वो उनको अच्छे खासे प्रमोशंस होते थे। फिर डिपार्टमेंट में अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उतना स्मूथली है नहीं। फिर भी अगर आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर में आ रहे हैं तो आप असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सब्जेक्ट टू द कि आप कौन सी एज में आ रहे हैं। अगर आप 20-21 साल की उम्र में आ रहे हैं तो आप जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर तक आसानी से आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप लेटर 20s में, जैसे 28, 29, 30 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर जो आईआरएस जो रैंक होती है उस तक आपका प्रमोशन आसानी से हो जाएगा। सो बहुत अच्छी बात है अगर आप जल्दी आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, 20 21 22 साल के एज में अगर आप डिपार्टमेंट में अभी करंटली प्रमोशन की सिनेरियो में आते हैं, तो आप, सर ने बताया कि आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, आईआरएस लेवल तक आप जा सकते हैं। तो अभी करंटली ये सिनेरियो है प्रमोशन का, ठीक है। और सर प्रमोशन की बात चलेगी तो अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल का बहुत चल रहा है अभी माहौल, जो नए एस्पिरेंट है उनको भी कुछ कुछ आइडिया है इसका। तो सर इसके बारे में कुछ हल्का सा आप कुछ भी बताना चाहे कि क्या वो आ सकता है और कब तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
और आ गया तो फिर क्या क्या है उसमें नए रिक्रूटमेंट रूल में, क्या स्लो होगा क्या नहीं होगा? देखिए आशुतोष जी, जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में जो अभी प्रेजेंट डिपार्टमेंट में चर्चा चल रही है, उसके अंदर जो नीचे जो एमटीएस टीए, फिर टीए से सीनियर टीए, फिर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और उसके बाद में इंस्पेक्टर की पोस्ट तक जाने में शायद मेरे हिसाब से ऐसी चर्चा चल रही है कि उसमें एक फिक्स टाइम डिसाइड कर देंगे, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में है कि आप एमटीएस से 2 साल या 3 साल में टीए बन जा रहे हैं, उसके बाद 2 साल में सीनियर टीए, तो उसको एक फिक्स टाइम कि 5 साल 10 साल वो डिसाइड कर देंगे। तो वहाँ से जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो एक आप नीचे एमटीएस या टीए की पोस्ट से चालू करके जो इंस्पेक्टर बनने का जो प्रेजेंट सिनेरियो था, उसमें आपको बहुत कम समय में बन जा रहे हैं। तो नए रिक्रूटमेंट रूल आने के हिसाब से मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसमें। और बाकी कुछ बहुत इसमें मेरे को आइडिया नहीं है कि डिपार्टमेंट में बातें चल रही हैं, कब तक वो व्यवस्था आए, उसके अंदर कौन सी गाइडलाइंस के तहत क्या क्या रूल्स रहेंगे, तो वो आने के बाद पता चलेगा। सो ऐसा है कि यार देखो, अभी आप नए एस्पिरेंट हो, आपको डिपार्टमेंट में आना है, तो मेरे हिसाब से तो इतना आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको बस पढ़ाई करना है और डिपार्टमेंट में आना है। और ये जो सर ने ऐसा बताया कि जो लोअर पोस्ट है टीए और एमटी, उनके लिए थोड़ा सा अगर आ गया तो, अभी आया नहीं है तो भरोसा भी नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आ भी सकता नहीं भी सकता, कुछ कह नहीं सकते। सो उनके लिए थोड़ा वो होगा, बट अगर आप आईटीआई की पोस्ट लेंगे तो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट ये है कि आप इतना ना सोचिए इस बारे में, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। और मैं सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जो होती है आईटीआई के लिए, मतलब आईटीआई को जो देना पड़ती है, और उसका क्या रहता है कि वो कितनी एग्जाम्स होती है और उससे प्रमोशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, अगर वो एग्जाम क्लियर ना हो तो क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में जो अगर एमटीएस लेवल से आ रहे हैं तो भी आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करनी होती है, टीए लेवल से आ रहे हैं तो उसमें भी डिपार्टमेंटल एग्जाम रहती है, इंस्पेक्टर लेवल पे आ रहे हैं तो उसमें भी होती है। जैसे जब मैंने इंस्पेक्टर लेवल पे मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ से एक तो कन्फर्मेशन एग्जाम होती है इंस्पेक्टर में, जिसमें 4 पेपर्स होते हैं। उसमें एक अकाउंटिंग का पेपर होता है, एक इनकम टैक्स का पेपर होता है, एक अलाइड लॉ जिसमें एविडेंस एक्ट होता है, एक सीआरपीसी होती है, सीपीसी होता है, हिंदू लॉ होता है उसमें, फिर आपका उसमें आरटीआई एक्ट आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्ट का एक पेपर होता है। उसके बाद इसमें एक ऑफिस मैनुअल प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड एक पेपर आता है कि उसमें, तो फिर 4 पेपर होते हैं और उनको पास करने के बाद आपको फिर आईटीओ एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं। वंस यू क्वालिफाई द आईटीओ एग्ज़ाम, देन आफ्टर जब भी पोस्ट के लिए जब अवेलेबल होगा तो आपको आईटीओ पे प्रमोशन होता है, पर उसके लिए आपको ये दोनों एग्जाम्स क्लियर करनी है। सो ऐसा है कि आईटीआई की पोस्ट लेने के बाद आपको एक आपकी पोस्ट के लिए कंफर्मेशन एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें 4 पेपर होंगे। उसके बाद फिर आईटीओ की प्रमोशन के लिए आपको एक और पेपर देना होगा, मतलब एक एग्जाम और देनी पड़ी होगी, तो आपको 2 एग्जाम होगी कुल मिला के, अगर आपको चाहिए। और अगर मतलब वो कैसी उसका लेवल कैसा रहता है, कि क्या वो निकाल पाते हैं लोग, क्या मतलब टफ रहती है वो, उसके बारे में बताइए। देखिए आजकल, पहले तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, पर आजकल उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा लेवल तो होता है उनका। और जैसे इनकम टैक्स एक्ट जो अपने आप में ही काफ़ी जिसकी लैंग्वेज और जो प्रोविजंस है काफ़ी बहुत एक बड़ा एक्ट है, तो उसके पूरे एक्ट को समझकर और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। उसके लिए भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है। और एलाइड लॉज और जो अकाउंटिंग है वो थोड़ा सा कंपेरेबली थोड़ा इजी पेपर होते हैं। अकाउंटिंग का पेपर भी आपको, जैसे थोड़ी सी अकाउंटिंग, अगर आप अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है आपका, अभी कॉमर्स जैसे नहीं है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप एसएससी निकाल के आ रहे हो तो आप कर तो सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है तो अभी ऐसा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक्सपोजर कितना मिलता है डिपार्टमेंट में एक आईटीआई को, मतलब क्या उसको सीखने को मिलता है, कितना वो मतलब सीखता है बिजनेस से या किसी भी चीज के बारे में, और एक्सपोजर कितना है? जैसा आशुतोष जी, मैं बताना चाहूँगा कि देश में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है। आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, फिर इनकम जनरेशन का क्या तरीका है, फिर लोग किस तरीके से ब्लैक मनी को अर्न करते हैं, उसको उस पर इनकम टैक्स किस तरीके से बचाते हैं। तो डिपार्टमेंट का यही सारा काम है कि आपको एक तो जो नॉर्मल जो इनकम है उस पर टैक्स के प्रोविजंस क्या होते हैं, और जो मनी जो टैक्स प्रोविजन से बच गई है उसको फिर किस तरीके से टैक्स प्रोविजंस के अंदर लाना है, उस पर कैसे इंक्वायरी करनी है, उस पर कैसे आप किस तरीके से उसको टैक्स प्रोविजंस के अंदर लेके आते हैं। तो
एक्सपोजर इसके अंदर इस सेंस में है कि आपको बहुत सारे जो बिजनेसेस है देश में कि करंट में किस तरीके का ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है या किस तरीके का जनरेशन है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में किस किस तरीके का बिजनेस हो रहा है। तो वो अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर असेसमेंट करते हैं या फिर आप अच्छे अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आपको जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। बाहर आप जाएंगे अगर तो सर्च सर्वेज में आप जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको बिजनेसेस को देखने का, जानने का, समझने का मौका मिलता है। लोग किस तरीके से इनकम को ब्लैक मनी अर्न करते हैं, किस तरीके से इनकम एस्केप करते हैं टैक्सेशन प्रोविजन से। तो अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है। तो जैसे सर ने बताया एक्सपोजर के बारे में कि आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है इस पोस्ट में आकर। सो सर अब मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा आता है किसी जोन में उसका पोस्टिंग होती है तो वो कौन सी सिटी प्रिफर करे। जैसे कि आप सर रायपुर में भी रखे हैं कि वो एक बड़ी सिटी, बड़ा ऑफिस था। अभी आप रतलाम में करंटली पोस्टेड, एक जेड सिटी है। सो अगर कोई आता है तो उसको अगर मौका मिलता है कि उसको लेना है तो वो कहाँ प्रिफर करे, एक सिटी में या एक छोटी सिटी में लेना उसको ज्यादा अच्छा रहेगा एक नए एस्पिरेंट को। डेफिनेटली एक बड़ी सिटी होगी तो आपको वहाँ का जो बिजनेस माहौल कैसा है, वहाँ पर जो किस तरीके की इंडस्ट्रीज है, किस तरीके का वर्क कल्चर है। तो बड़ी सिटीज़ का वर्क कल्चर अलग होता है, छोटी सिटीज़ में वर्क कल्चर अलग होता है। तो बड़ी सिटीज़ में रहने की अपनी हेक्टिक्स है, पर हाँ आप अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे आप छोटी सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बड़ी सिटीज़ भी अगर आपको आपके वहाँ पर आपको ईजी है कि किस तरीके के बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो वो सारी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं। तो उस हिसाब से आप बड़ी या छोटी सिटीज़ दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपनी थोड़ी सी प्रोज एंड कॉन्स हैं। यू कैन चूज विद ऑन योर ओन कंफर्ट। सो ये तो आपको डिपार्टमेंट में जब आओगे तो समझ में आएगा कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपको कहाँ सही रहेगा, एक बड़ी सिटी में या छोटी सिटी में। ठीक है। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि जो सैलरी रहती है, सैलरी के अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को क्या क्या पर्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, लीगल तौर पे उसको क्या क्या पैसा वो इनकम हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल बिल है, उसके अलावा क्या क्या मिलता है। देखिए जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर आपका एक तो फिक्स जो हम चालू करते हैं 4600 ग्रेड पे का जो होता है, तो उसमें 44,900 आपकी बेसिक ग्रेड बेसिक होती है, बेसिक सैलरी होती है। उसके अलावा उसके ऊपर आपको डीए जो डियरनेस अलाउंस होता है वो मिलता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस होता है वो आपको मिलता है। फिर इंस्पेक्टर को क्या होता है कि जो इंक्वायरीज है या ऑफिस से बाहर के जो काम होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उसको एक पेट्रोल अलाउंस भी मिलता है। साथ ही अब अगर आपको मान लीजिए बाहर आउट ऑफ सिटी अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आपको अलाउंसेस होते हैं, जिसमें टी8 और ट्रेवलिंग अलाउंस, डी8 डियरनेस अलाउंस, और भी इसके अलावा और नहीं है, मतलब बेसिक यही सारी चीज़ें। तो पेट्रोल बिल के आपको हर महीने मतलब एक अलग से सैलरी के अलावा आप चाहेंगे तो वो उसके बाद अगर आप कहीं डिपार्टमेंट के काम से कहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ का टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस प्लस डेली अलाउंस, वहाँ पे आपको फूड वगैरह का एक्सपेंस वो भी आपको क्लेम कर सकते हैं। और सर जैसा कि लोगों को एक वो रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कि रेड एक वो चलता है, अगर रेड मारेंगे सर्च एंड सर्वे जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट में। तो सर आप कुछ अपना आप जैसे विंग में रहे, इन्वेस्टिगेशन विंग में रहे, तो आप गए होंगे कहीं सर्च और सर्वे में। तो वहां पर कैसा क्या रहता है वहां का सीन, कितना लोगों को जितना लगता है उतना होता भी है कि नहीं लुक्रेटिव वो वहां पर जाके, मतलब क्या आप मतलब जितना अट्रैक्टिव लगता है बाहर से करे सर्च मारेंगे रेड मारेंगे, तो रियलिटी कितनी डिफरेंट है उससे, और कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें। आशुतोष जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो डिपार्टमेंट का सर्च एंड सर्वे विंग होती है उसमें मैंने काम किया है, तो वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 3-4 साल के अंदर आउट ऑफ एमपीसीजी भी मैं बहुत सारी सर्च और सर्वे मैंने ज्वाइन किए हैं। और उसमें जैसे कि अगर हाँ डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटीज़ के पास अगर रीज़न होता है कि कहीं किसी बिजनेस प्रीमाइसेस पे या फिर कुछ जो बिजनेस पर्सन्स हैं उन्होंने पिछले सालों के अंदर कुछ इनकम ऐसी अर्न किया जिस पे टैक्स नहीं दिया है या फिर उसको टैक्सेशन से बचाया है, तो उस रिगार्डिंग फिर हमको जो ऊपर से डायरेक्शन जो जिस तरीके से प्राप्त होते हैं, तो उसके बाद हम सर्च और सर्वे टीम का हिस्सा होते हैं। वहाँ जाकर हमको जो अपना एक वर्क कल्चर है उसके हिसाब से काम करना होता है। हाँ, वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि आपको बाहर जाना होता है, आपको फिर 2-3 दिन के अंदर आपको अपना काम भी निपटाना होता है वहाँ का, कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उस बिज़नेस प्रीमाइस पे, किस तरीके का टैक्स इवेजन हो रहा है और क्या-क्या चीज़ें आपको मिलती है, क्या बिज़नेस से रिलेटेड मिल रही है। बिज़नेस प्रीमाइस पे जाके आपको वो देखने और समझने को मिलता है कि क्या-क्या चीज़ें बिज़नेस के अंदर हो रही है, क्या आउट ऑफ बिज़नेस वो कितनी चीज़ें कर रहा है।
क्या उसके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो वही है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये, और थोड़ा सा एक्सपोजर भी उसमें अच्छा खासा मिलता है कि आपको बाहर जाकर काम करना होता है। अलग अलग आपको बिजनेस मॉडल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग बिजनेस की किस तरीके से काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें। सो अभी सर्च का सर ने बताया कि क्या रहता है, बट और ये के भी एक केवल इन्वेस्टिगेशन विंग को ही पावर है सर्च सर्वे का, या मतलब अभी क्या पहले ऐसा होता था कि शायद कोई हर एक स्टेशन वाले के पास पावर होती थी, बट अब क्या सिनेरियो इसके बारे में बताइए कि पावर मेन केवल इसी को विंग सेक्शन को होती है या और कोई भी कर सकता है? जी, जैसा कि प्रेजेंट में अभी डिपार्टमेंट में है, तो वो इन्वेस्टिगेशन विंग ही सर्च एंड सर्वे कंडक्ट करता है। उसके अलावा तो अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई व्यवस्था मेरे हिसाब से तो नहीं है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आते ही पहले ही दिन जाके सर्च मारने लग जाएंगे, रेड मारने लग जाएंगे, तो ये चीज आप थोड़ा दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अगर आपका उस विंग में उस सेक्शन में होता है तो आपको मौका मिल सकता है। अन्यथा ऐसा मतलब अगर यही केवल सोच के आ रहे हैं तो ये फिर थोड़ा ये आप अपना दिमाग जो आपकी क्लियरिटी है उसको आप क्लियर रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि आप जाते ही पहले ही दिन से रेड मारने लग जाएंगे या कहीं भी घुस जाएंगे जाके और बोलेंगे कि अरे रेड इनकम टैक्स से हूँ। ऐसा नहीं होता है, पूरा प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जो नए एस्पिरेंट है उनको काफी मतलब ऐसा लुक्रेटिव लगता है, तो कुछ ऐसी चीजें जिससे मतलब आपको ऐसा लगे कि यार नहीं यार मतलब मजा नहीं आया, मतलब लोगों को लगता है कि सब अच्छा ही होता है सर्च एंड सर्वे में, तो कुछ ऐसा कौन सा बताना चाहें आप कि यार मतलब ये जो चीजें भी होती है तो बेकार भी लगता है अगर आप सर्च में जाओ, तो अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप ना जाए तो अच्छा है। तो ये तो इसमें है कि आपको जैसे कंटिन्यूअस अगर पीक टाइम्स होता है उसमें कंटिन्यूअस बाहर रहना पड़ता है, कंटिन्यूअस अगर आपको बाहर मतलब फैमिली जिनकी है, फैमिली प्रायोरिटी है, तो उनको जैसे 2-2 3-3 4-4 दिन घर से बाहर रहना होता है, तो वो एक नेगेटिव फैक्टर है उसका। फिर आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपका खुद का जो पर्सनल जो एक घर पे जो रूटीन होता है वो भी डिस्टर्ब होता है बहुत सारा। तो ये चीज़ें हैं, उसके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों जुड़े हुए हैं अपने, कि फिर कई बार जैसे आपको मतलब बिजनेस प्रीमाइसेस कैसे होती है, आउट ऑफ मतलब कहीं दूर में आपको फैक्ट्रीज पे जाना होता है कुछ, तो थोड़ा सा वहाँ पर लिविंग कंडीशंस है, लिविंग आपका जो किस तरीके की किस तरीके से आपको रहना पड़ता है, तो वो भी है। कई बार अच्छी अच्छी आपकी व्यवस्था रहती है, कई बार आपको मतलब ख़राब कंडीशंस में भी आपको काम करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें। सो ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ, अगर आप एसी किसी फैक्ट्री में चले गए जहाँ पे बहुत ही खराब कंडीशन है तो वहाँ पे आप सोचोगे मेरे को एसी में सोना है गर्मी के मौसम में, तो थोड़ा आपको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, हर जगह आपको ऐशो आराम नहीं मिलेगा। तो एक ये कुछ कॉन्स होंगे सर्च और सर्वे के। अब मैं पूछना चाहूंगा कि सर अभी जो एस्पिरेंट सबसे बड़ा एक वो डाउट रहता है कि आईटीआई की पोस्ट उनको मिल तो रही है बट साउथ में मिल रही है या कहीं और मिल रही है उनके होम से दूर, या मतलब नॉर्थ, वो अगर वो नॉर्थ के, अधिकतर लोग नॉर्थ के होते हैं तो उनको साउथ मिल रही है, तो क्या उनको प्रिफर करना चाहिए या एक लोअर ग्रेड पे की पोस्ट होम जोन में प्रेफर करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग आपका क्या मानना है इस चीज पे कि लोअर ग्रेड पे होम जोन या आसपास इन नॉर्थ ओनली, या फिर आईटीआई इन साउथ? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी नया एस्पायरेंट जब तैयारी करना चालू करता है तो उसका मेन मोटो यही होता है कि कोई भी पोस्ट कहीं भी मिल जाए मेरे को। तो क्योंकि पूरे भारत में इतना कंपटीशन है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलना ही सबसे पहले तो एक बड़ी बात होती है। तो शुरुआत में मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई आपका नज़रिया नहीं रहता है, आपका पहला यही होता है कि ठीक है मेरे को कोई भी पोस्ट कहीं पे भी मिल जाए। पर जब आप लेटर जब जॉइन करते हैं एक बार पोस्ट मिलने के बाद में, तब आपको ज़रूर लगता है कि ठीक है मैं फैमिली से बहुत दूर हूँ, फिर मेरा आना जाना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो वो है। और प्रेजेंट में तो जैसे टीए से अगर आप सीनियर टीए बन रहे हैं 4200 ग्रेड पे, तो उसमें भी अगर 2-3 साल के अंदर बन जा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा इसका एक सिनेरियो है। जो तो उसमें कंपेरेबली मैं ये कहूँगा कि आपका खुद का पर्सनल माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप दूर रहकर भी आप जॉब करना चाह रहे हैं तो आईटीआई आपको डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। पर अगर आप है कि आपकी फैमिली को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको बार बार फ्रिक्वेंटली घर जाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप एक टेक्स असिस्टेंट की पोस्ट को भी आप नियर होम चूज कर सकते हैं, ऐसा। सो जैसा कि सर ने बताया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहेंगे। वैसे होम टीए अगर आप घर पे ही आपके होम जोन में मिल रहा है तो काफ़ी, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है वो, बजाय ये कि आप साउथ में जाएं। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहीं भी जाएं इंडिया में आप चिल रहेंगे तो फिर आप ले सकते हैं।
साउथ भी। और सर एक यूट्यूब पे एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इज इट रियली ए स्ट्रेसफुल जॉब? लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता इस जॉब में, तो क्या ये सही है या अफवाह है कि एक स्ट्रेसफुल जॉब है ये? आपको इतने 5 साल हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समटाइम्स होता है कि आपको अपनी फेवरेबल कंडीशन से बाहर जाकर आपको काम करना होता है। कई बार आपको अ, अ, वास्तव में जैसे पीक टाइम होते हैं तो उसमें आपको रात दिन काम करना होता है। कई बार आपको घर से बाहर रहकर काम करना होता है। कई बार होता है कि आपको घर पे आपकी ज़रूरत है, वर्क स्टेशन पे भी आपकी ज़रूरत है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हाँ, बट ये डेली रूटीन का हिस्सा नहीं है। मैं ऐसा ही मानूंगा कि ठीक है, साल भर के अंदर बहुत थोड़ा समय ऐसा होता है, बाकी आपका नॉर्मल है। इसमें किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ, आपकी वर्क लाइफ आप मेंटेन कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। और सर अभी काफी मतलब इंटरनेट पे काफी वो चलता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर अच्छा है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अच्छा है। अभी लेटेस्ट 2021 का रिजल्ट देखा जाए तो जो टॉपर्स थे उनमें से टॉप 10 में से काफी ज्यादा लोगों ने, मेजोरिटी ने आईटीआई लिया था। बट लोग बोलते हैं कि यार अब तो फेसलेस आ गया है, तो अब कुछ दम नहीं बचा ये वो। तो अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आईटीआई बजाय दूसरी पोस्ट लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर उससे अच्छा है, या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो सभी लोग भारत सरकार के अंडर में और उनके डिपार्टमेंट के अंदर में काम करते हैं, तो सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी अपनी डेवलप करती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो हर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर अंदर से चेंज होता रहता है। तो ये कुछ फिक्स नहीं है कि आप एक प्रेजेंट सिनेरियो में जिस जॉब के अंदर में जिस स्ट्रक्चर के अंदर में आए हैं वही स्ट्रक्चर आपको ताउम्र देखने को मिलेगा। दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, तो एक फिक्स सिनेरियो यही है कि आपको ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको फिक्स्ड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत काम करना होता है। एक फिक्स आपका तौर तरीका होता है और फिक्स एक किसी भी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर होता है, उसके विद इन आपको काम करना होता है। फिर भी अगर कोई पर्सनल माइंडसेट जिसका होता है कि जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर वजह से अगर चूज कर रहा है, तो वो उनकी प्रायोरिटी है, उसको आई रेस्पेक्ट दैट। और वैसे डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अपने काम करने के तौर तरीकों के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बाकी तो गवर्नमेंट जॉब सभी इंडिया में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहती है और आपका ठीक है स्ट्रेस भी थोड़ा कम रहता है, आप काम को मैनेज कर पाते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका कम इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइवेट जॉब्स आपका अच्छा रहता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर भी अच्छा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी अच्छा है। आप मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी, काम आपको हर जगह करना पड़ेगा, ऐसा मेरा। ऐसा है कि देखो, जीएसटी इंस्पेक्टर प्रेफर इसलिए करते हैं लोग, अब इतना हल्ला बोल इसलिए रहता है उसका क्योंकि इनकम टैक्स की वैकेंसी आजकल थोड़ी कम हो गई है ना, और जीएसटी की वैकेंसी अच्छी आती है, तो आपका मौका, चांसेस रहते हैं कि आप अपने घर के आसपास या घर पे ही आप पोस्टिंग, होम आपके स्टेट में पोस्टिंग ले लो, इसीलिए। बट अगर टॉपर्स को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आईटीआई प्रेफर करते हैं आज भी लोग, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे उनका मतलब एक प्रेफर्ड जोन मिल जाएगा, तो वो सीन रहता है। और उसके अलावा अगर आप कुछ नए एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे सीजीएल के रिगार्डिंग, और ऐसा कुछ मोटिवेशन कुछ भी अगर देना चाहेंगे आप, तो देखिए आपके सभी यूट्यूबर्स जो आपके हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सीरियसली लीजिए उसको और अच्छे से तैयारी कीजिए उसको। एक केवल मात्र एक घर वालों के लिए कि एक बहाना बना कर कि ठीक है कि मेरे को 2 साल 3 साल देना है, देखना है, ये कीजिए। अगर आप डेडिकेटेडली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा, किस तरीके से प्रिपरेशन होनी है, किस तरीके से आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी समझ में आ जाएंगी। और उन कमियों को जितना जल्दी आप दूर करके एक अरेंज्ड वे में, मैनेज्ड वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस नो डाउट मेरे हिसाब से मिलेगी। सो थैंक यू सर, आपने समय दिया हमारा और हमारे व्यूवर्स के लिए समय निकाल कर जानकारी दी इस पोस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए।